जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्या में द सर्कल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था, कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, और आज हमें जो पढ़ना है वो गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। अब दोस्तों, कुषाणों के जो उत्तराकालीन जो शासन है उसमें क्या हुआ, कुछ गणराज्य का उदय हो रहा था। ठीक है, नागवंशों का उदय हो रहा था, और उधर पूर्वी भारत में गुप्त वंश का उदय हो रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा परचम जो हुआ किसका हुआ, गुप्त वंश का हुआ। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त वंश के बारे में जो है अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुषाण और सातवाहन के बाद तीसरी शताब्दी में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, अब मध्य भारत में अगर आप पश्चिमी ओर देखोगे, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र या उस क्षेत्रफल में देखोगे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नागवंश मिलेगा। और अगर आप पूर्वी भारत में देखोगे, ये अवंती या मगध का जो आसपास का जो राज्य है, वहाँ पर देखोगे तो आपको गुप्त वंश का जो है उदय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ जो है गणराज्यों का भी उदय हुआ। गणराज्य मतलब कुछ ऐसे राज्य जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी भी राज्य की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। और दक्कन में, यानी कि अगर आप पश्चिमी भारत में देखोगे, यानी दक्कन पठार के भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अगर आप राज्य शासन देखोगे, तो वहाँ पर किसका उदय हो रहा था, आपका वकाटक यानी वकाटक वंश का उदय हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी भौगोलिक स्थिति, यानी कि पश्चिम भारत में आपका नागवंश, पूर्वी भारत में आपका गुप्त वंश, और दक्कन भारत में आपका वकाटक वंश का धीरे धीरे उदय हो रहा था। कुछ जो है गणराज्यों का भी उदय हो रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इनकी आपसी जो है, यानी कि जो भी इनका राज्य क्षेत्र था, वहाँ पर धीरे धीरे इन जो है राजाओं का उदय हो रहा था। अब इन्होंने क्या किया कि पहले आपने देखा ही होगा कि राजा जो है आपस में युद्ध लड़ते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो युद्ध में जीत जाता था जो है क्षेत्र, वो जीत लेता था। लेकिन इन्होंने ऐसा ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि आपस में समझौता कर लिया, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया, यानी कि संधि करके जो है कोई, या तो कभी किसी से विवाह के रिश्ते हो जाते थे, या कोई राजा किसी का मित्र बन जाता था, यानी कि आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया और जो है राज्य को अपने अपने बनाए रखा। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके शासन करने का एक महत्वपूर्ण जो है नीति, ये इस नीति से जो है शासन किया करते थे। इसमें जो भी अब विभिन्न, यानी कि आपके गणराज्य हो गए, नागवंश हो गए, इधर दक्कन में आपके वकाटक हो गए। ठीक है दोस्तों, इधर आपके पूर्वी भारत में गुप्त हो गए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा उभर कर निकला वो कौन निकला, आपका गुप्त वंश निकला। ठीक है दोस्तों, यानी कि फिर यानी कि आगे के जो समय में चलकर किसका जो शासन हुआ, आपका गुप्त वंशों का शासन पूरे भारत में फैल गया। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत को मौर्य प्रशासन के बाद अगर पूरे भारत को एक राट या एक छत्र शासन के अधीन लाने की जो कोशिश की गई, या ठीक है दोस्तों, तो वो समुद्रगुप्त के समय जो है भारत पूरा एक राट शासन के रूप में वो भारत पर शासन कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो भारत को एकता में बांधने का जो प्रयास किया वो किसने किया, गुप्तों ने किया। और इसमें इन्होंने हिंदू धर्म, हिंदू कल्चर, शैव धर्म, ठीक है दोस्तों, और हमारी जो मुख्य संस्कृति है जो उसको भी जो है भारत में बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके शासन का मुख्य पॉइंट रहेंगे कि कैसे गुप्तों ने जो है भारत में शासन किया। अब दोस्तों, गुप्तों ने जो भी भारत में शासन किया, तो इनके जो शासन का समय है इसे ही जो है इतिहासकारों ने जो है क्लासिक युग, स्वर्ण युग जो है विभिन्न प्रकार के नाम दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लासिक युग और स्वर्ण युग किसका जो शासनकाल के नाम से जाना जाता है, आपका गुप्तों के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि गुप्त जो सबसे ज़्यादा परचम में आए वो क्यों आए, क्या कारण थे ऐसे। अब एक तो हो गया आपका कुछ गणराज्य हो गए। ठीक है दोस्तों, कुषाणों का धीरे धीरे उत्तराकालीन यानी कि पतन हो ही रहा था आपका। अब ऐसा भी जो है मत है इतिहासकारों में कि गुप्त जो थे
वो कुषाणों के धनी सामंत थे, छोटे जमींदार यानी कि उच्च जमींदार, यानी कि ऐसे जमींदार या सामंत जिनके पास धन ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। फिर धीरे धीरे क्या किया कि गुप्तों ने अपनी जो है स्वतंत्रता पहले एक छोटे राज्य में घोषित की, फिर जो है उसे बड़ा बनाया और धीरे धीरे ये स्वतंत्र हो गए और फिर इन्होंने जो है अपने राज्य को बड़ा बनाया। ठीक है दोस्तों। और धीरे धीरे जो है इन्होंने जो है अपना क्षेत्रफल फैलाया और स्वतंत्र रूप से जो है इन्होंने राजा का स्टेटस आप कह लीजिए भारत में पा लिया। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपका शिरुगुप्त है तो उन्हें संस्थापक गुप्त वंश का माना जाता है, लेकिन जब वो शासन कर रहे थे आपके, तो वो क्या थे, आपके एक सामंत थे, ऐसा माना जाता है इतिहास में। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हें ऐसे कि उनके लिए कोई महाराज धीराज या महाराजा श्री की कोई उपाधि का कोई यानी कि मुख्य राजा की उपाधि का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यानी कि श्रीगुप्त के बाद आपके घटोत्कच आए। ठीक है दोस्तों। तो उनके लिए भी कोई जो है मुख्य महाराजा की उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाता। और घटोत्कच के बाद कौन आए, आपके चंद्रगुप्त प्रथम आए। ठीक है दोस्तों। इन्हें जो गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इनके लिए महाराज धीराज की उपाधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो है इसकी आपका श्रीगुप्त रहे, फिर घटोत्कच रहे, फिर आपका चंद्रगुप्त प्रथम रहे, यानी कि सामंत से मुख्य राजा बनने के लिए इन्होंने यानी कि 1, 2 और तीसरे जो है थर्ड जनरेशन में ये आपके राजा बने थे। अब आइए दोस्तों उसी के बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे जो है गुप्त वंश आपके राजा बने। अब राजा बनने का जो मुख्य कारण यह है कि एक तो गण राज्य है। अब भारत पे जो है क्या होते थे, विदेशी जो है आक्रमण होते थे। ठीक है दोस्तों। अब विदेशी आक्रमण क्या करते थे, यानी कि अब गणराज्य जो थे वो किसी शासक के अधीन तो थे नहीं, यानी कि वो जो है पूरी पर्याप्त रूप से विदेशी आक्रमणों का सामना नहीं कर पाते थे या करते करते कमज़ोर हो जाते थे। ठीक है दोस्तों। और गुप्तवंश क्या करते थे, विवाह द्वारा ये किसी राज्य से जो है कूटनीतिपूर्ण जो है अपना क्षेत्रफल बढ़ाया। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी के साथ विवाह किया। ठीक है दोस्तों। और उनकी जो सैनिक सत्ता या सैनिक बल से आपका मगध पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों। और बाद में यही सारा जो शासन है समुद्रगुप्त के अधीन आ गया। और समुद्रगुप्त ने जो है फिर कुछ विवाह के द्वारा, ठीक है दोस्तों, कुछ बलपूर्वक जो समुद्रगुप्त है गुप्त वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा हुआ आपका। ठीक है। अजय यानी कि जिसे हराया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार का जो शासक था उसने सैकड़ों युद्ध जो है लड़े और भारत का जो है पूरा क्षेत्रफल विस्तार किया और भारत में एक राट शासन लाने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी गुप्त वंश की एक समरी रहेगी। बाकी डिटेल में इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अब श्रीगुप्त, इन्हें क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, लेकिन ये जो है आपके वास्तविक संस्थापक नहीं है। अभिलेखों में जो है गुप्त और उसके पुत्र घटोत्कच को महाराज श्री की उपाधि दी गई है, महाराज धीराज नहीं कहा गया है। ठीक है। या महाराजा श्री या कोई बड़ी उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि तीसरे सम्राट के लिए महाराज धीराज की उपाधि दी गई है। तीसरा सम्राट कौन है, आपका चंद्रगुप्त प्रथम है। अब प्रारंभ में गुप्त शासक कौन थे, आपके सामंत और छोटे जमींदार थे और धनी भूस्वामी थे, जिन्हें धीरे धीरे क्या हुई, राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों। तो एग्ज़ाम में जो भी आप टॉपिक लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। अब चीनी यात्री जो है, एक चीनी यात्री इत्सिंग नाम का, ठीक है दोस्तों, उसने श्रीगुप्त का उल्लेख किया है कि श्रीगुप्त ने मृगशिखावन में जो है यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कि यात्री जो भी थक कर आते थे या भारत के कल्चर को यात्रा के द्वारा समझना चाहते थे, तो उनके लिए जो विश्राम गृह का निर्माण कराया वो किसने कराया, आपका श्रीगुप्त ने कराया था। ठीक है दोस्तों। अब इसने जो मृगशिखावन मंदिर के निर्माण के लिए 24 गांव दान में दिए थे। ठीक है दोस्तों। तो ऐसी इसकी इतिहास में चर्चा है।
अब श्रीगुप्त के बाद आपका अगला राजा यानी कि श्रीगुप्त का पुत्र जो है घटोत्कच आपका गुप्त वंश में अगला राजा बनता है। अब गुप्त वंश के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इसने कुछ प्रतापी काम किए, ठीक है दोस्तों, और सूफिया अभिलेख में इसे आदिराज कहा गया है। अब गुप्त वंश में जो आदिराज कहा गया है वो किसे क्या कहा गया है, वो घटोत्कच को कहा गया है, ठीक है दोस्तों। और अब घटोत्कच के बाद कौन आपका राजा बनता है, आपका चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है। अब चंद्रगुप्त प्रथम को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यह एक आपका स्वतंत्र शासक था, ठीक है। महाराज धीराज की उपाधि का इसने प्रयोग किया है और अपने राज्यारोहण के दौरान इसने जो है एक गुप्त संवत चलाया था। अब पत्नी कौन थी इसकी, कुमार देवी थी, ठीक है। कुमार देवी कौन थी, आपकी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। अब दोस्तों कुमार देवी के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि एक तो लिच्छवी नरेश यानी कि लिच्छवी के जो राजा थे ऐसा माना जाता है कि वो पुत्रहीन थे, यानी उनका कोई पुत्र नहीं था। अब चंद्रगुप्त ने क्या किया कि लिच्छवी वंश के राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। और अगर राजनीतिक सत्ता के प्रभाव से देखा जाए तो लिच्छवी वंश के जो नरेश थे उनका जो ताकत या बल था या राजनीतिक सत्ता का प्रभाव था वो गुप्त वंश के यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था तो उनसे ज़्यादा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुमार देवी से विवाह किया, ठीक है दोस्तों, और इनका जो पुत्र हुआ समुद्रगुप्त और रामगुप्त हुए, ठीक है दोस्तों। कुछ वर्ष रामगुप्त ने भी शासन किया लेकिन जो मुख्य रूप से शासन किया वो किसने किया, आपका समुद्रगुप्त ने किया। अब चंद्रगुप्त ने जो है ये कुमार देवी से विवाह किया और लिच्छवी की जो सारी सत्ता है वो चंद्रगुप्त के अधीन आ गई। और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी नरेश या लिच्छवी के जो सैनिक सत्ता या सैनिक बल से फिर बाद में आपका क्या किया, मगध पर अधिकार कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से जो है इनका साम्राज्य विस्तार हुआ। दोस्तों कुमार देवी का जो थोड़ा सा मुख्य रूप से स्टेटस दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है कि अब समुद्रगुप्त को सिक्कों पर कहा गया है कि लिच्छवी पुत्र समुद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टेटस इसलिए दिया गया है कि अब लिच्छवी नरेश की जो प्रतिस्पर्धा है वो ज़्यादा थी और लिच्छवी नरेश जो है खुद पुत्रहीन था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्त्री की ओर से यानी कि चंद्रगुप्त का जो उसे जो है राजनीतिक सत्ता का बल मिला या उसने जो है लिच्छवी की सहायता से बाद में मगध पर अधिकार किया। तो इसी वजह से यानी कि जो सारा आपका परचम था ये किसका था, आपका गुप्त वंश का था, ठीक है दोस्तों। बाद में यही जो सारा साम्राज्य था वो किसके अधीन चला गया, आपका समुद्रगुप्त के अधीन चला गया, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ रहेगी आपकी कुमार देवी जो लिच्छवी पुत्र समुद्रगुप्त, ये जो टाइटल मिला है इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कुमार देवी के जो पिता थे या लिच्छवी वंश का जो राजनीतिक सत्ता का प्रभाव था वो गुप्त वंश से ज़्यादा था। और बाद में क्या हुआ कि समुद्रगुप्त इसका प्रतापी राजा हुआ और लिच्छवी नरेश या लिच्छवी के जो भी या गुप्त वंश के जो भी आपकी प्रजा थी वो गर्व से क्या कहती थी, लिच्छवी पुत्र समुद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है मुख्य रूप से लिच्छवी पुत्र समुद्रगुप्त या कुमार देवी का जो स्पेशल स्टेटस यहाँ गुप्त वंश में दिया गया है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब सिक्के पर जो नाम है, फ़ोटो है, ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी की जो है सिक्के पर फ़ोटो है और दूसरी ओर सिंह पर सवार देवी है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो देवी का जो नाम दिया गया है ये क्या दिया गया है, लिच्छवी देवी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ऐसी बात है कि स्त्री की ओर से अगर पुत्र में प्रतिस्पर्धा आ रही तो उसका जो उसी की वजह से जो है मगध पर अधिकार हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टाइटल है इस तरह से आया है कि लिच्छवी पुत्र समुद्रगुप्त को कहा गया है और ये जो समुद्रगुप्त को टाइटल मिला है ये गर्व से मिला है। अब मगध
जीता लिच्छवियों की सहायता से। और लिच्छवी नरेश क्या था, आपका पुत्रहीन था। और जो शासन किया ये आपका 319 एडी से 335 एडी के, जो चंद्रगुप्त ने शासन किया 319 एडी से 335 एडी तक शासन किया। बाकी मृत्यु कब हुई इसमें जो है अनेक प्रकार के मत हैं और कोई जो है पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी चंद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा। ठीक है दोस्तों, अब चंद्रगुप्त और कुमार देवी के 2 पुत्र हुए। एक हुआ आपका रामगुप्त, दूसरा हुआ आपका समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त और भी जो है अन्य पुत्र रहे होंगे, मुख्य रूप से यही 2 पुत्र थे आपके। अब ऐसा माना जाता है कि कुछ वर्ष जो है रामगुप्त ने शासन किया और फिर मुख्य रूप से जो राजा बना आपका वो समुद्रगुप्त बना। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास में अगर आप पढ़ोगे तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आपका डायरेक्ट समुद्रगुप्त दे दिया जाएगा आपका। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक पॉइंट नोट के तौर पे बता दिया गया है कि अगर कभी बाय चांस अगर क्वेश्चन डालना ही है, अगर एग्जामिनर को अगर वो पूछ ही ले, तो ऐसा इतिहास में जानकारी है कि चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बीच में कुछ वर्ष रामगुप्त ने भी शासन किया था। अब दोस्तों हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं। अब समुद्रगुप्त क्या था आपका, ये गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है दोस्तों, अब पारिवारिक संघर्ष के बाद इसे क्या मिला, राज्य मिला। अब ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त को जो राज्य मिला पारिवारिक संघर्ष के बाद मिला, यानी कि जो भी परिवार में संघर्ष होता है उसके बाद इसे आपका अपना राज्य मिला। या एक मत ये भी है कि जब कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम थे तो समुद्रगुप्त के जो राजा बनने की घोषणा है उन्होंने अपने जीवन काल में ही कर दी थी। ठीक है दोस्तों, अब प्रयाग और एरण तथा 2 ताम्र, 4 वर्ष का नालंदा ताम्रपत्र और वर्ष 9 का गया ताम्रपत्र। तो इस तरह के जो अभिलेख हैं ये मिलते हैं कि शासन के जो चौथे वर्ष का जो अभिलेख है, शासन के जो 9वें वर्ष का गया ताम्रपत्र अभिलेख है, प्रयाग और एरण अभिलेख है। अब इसमें जो सबसे मुख्य रूप से आता है आपका ये क्या आता है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ये क्या है, 35 फुट ऊंचा पत्थर के गोल स्तंभ पर अंकित एक अभिलेख है। यह एक चंपू काव्य है जिसकी रचना संदीप विग्राहक कुमारमात्य दंडनायक हरिशेन ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है तो इसकी रचना किसने की थी, संदीप विग्राहक कुमारमात्य दंडनायक हरिशेन ने की थी। और हरिशेन किसका पुत्र था, आपका महादंडनायक ध्रुवभूति का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि आपका कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है पहले कौशाम्बी में था, फिर यानी कि कौशाम्बी से इसे फिर प्रयाग में शिफ्ट किया गया है। कि यानी कि एक चीनी यात्री है कि उसने जब इतिहास लिखा तो उस बारे में जो है चर्चा नहीं थी, और बाद में जो है इसकी जो चर्चा है फिर वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कुछ ग्रंथों में ऐसी पाई गई है कि ये प्रयाग प्रशस्ति डायरेक्ट के वहाँ पर मिल गया है। तो इतिहासकारों ने इस प्रकार से मत निकाला है कि ये जो अभिलेख था पहले कहाँ था, आपका कौशाम्बी में था, और प्रयाग यानी कि आज का इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, तो इसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। बहुत मान्यता है इसकी और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब यह जो प्रशस्ति है प्रयाग में गंगा यमुना के संगम तट पर स्थित दुर्ग में है। अब इसमें जो क्या है कि बहुत सारे श्लोक लिखे हैं जिसमें कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन है। अब पहले जो 2 श्लोक हैं वो तो धुंधले हो गए हैं, मिट गए हैं, ठीक है, वो तो ठीक से दिखाई नहीं देते, लेकिन बाकी के जो श्लोक हैं उन्हें पढ़ा जा सकता है। और उसी के आधार पर जो है हमने समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसे कि गुण और सैनिक स्वतंत्रता का वर्णन है कुछ श्लोकों में। चौथे और 5वें श्लोक में शासक बनने तथा भाइयों के विद्रोह का वर्णन है इसी प्रयाग प्रशस्ति में। और 7वें श्लोक में सफलता का वर्णन है, यानी कि जो भी इसने सैकड़ों युद्ध लड़े उसमें जो जीत का वर्णन है वो आपका 7वें श्लोक में है। 28-29 श्लोक में माता पिता वंश का उल्लेख है।
यानी समुद्रगुप्त के जो भी माता पिता रहे और जो जानकारी मिलती है हमें, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उल्लेख है आपका 28-29वें श्लोक में प्रयाग प्रशस्ति में दिया गया है। अब दंडधारी, अश्वमेघ, व्याघ्र, निहंता, धनुधर, वीणावादक का चित्र सिक्कों पर है। दूसरी ओर सिंहासन देवी, मंचासीन, चामरधारिणा देवी, जल में मकर के साथ देवी का चित्र अंकन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो सिक्के मिलते हैं चित्र वाले, ये आपके समुद्रगुप्त के शासनकाल में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यानी कि एक तरफ तो इस प्रकार के यानी कि वीणावादक का या आपका धनुधर वीणावादक का चित्र होता था, दूसरी ओर आपका मंचासीन या चामरधारिणी देवी का चित्र होता था। और ये जो सिक्के होते थे आपके कुछ सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, अब जो है ये जो सोने के सिक्के हैं आपके अब यहाँ पे जो सोने के सिक्के मिले हैं इनका जो मेज़रमेंट किया गया है ये 7.65 से 7.77, यानी कि अगर आप इसे कहें ग्रेन में तो 118 से 120 ग्रेन के ये सिक्के हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है सिक्कों का वर्णन मिलता है। अब कांच, अब समुद्रगुप्त, अब कुछ सिक्कों पर क्या लिखा है, कांच लिखा है। कांच कौन है, समुद्रगुप्त का भाई है। इस प्रकार का वर्णन जो भी है आपका प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और उसी से जो या कुछ जो भी अन्य भाई रहे होंगे वहाँ से संघर्ष करके समुद्रगुप्त ने अपने आप को मुख्य राजा गुप्त वंश का स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, तो कांच क्या है आपका, समुद्रगुप्त का भाई है। अब समुद्रगुप्त का जो विवाह हुआ, इनकी जो पत्नी थी आपकी कौन थी, दत्त देवी थी। यह आपकी कादम्ब वंश से ताल्लुक़ रखती थी। और इनके जो पुत्र थे आपके समुद्रगुप्त के, एक था आपका रामगुप्त, एक था आपका चंद्रगुप्त। अजय योद्धा कहा गया है, धारणीबंध कहा गया है। धारणीबंध का मतलब क्या हो गया, भारत में एकराट सम्राट, यानी कि अशोक सम्राट, यानी कि जो भी पूरे भारत का एकराट या एक छत्र शासन था मौर्य साम्राज्य में। और वहाँ के बाद जो है अब नेक्स्ट जो एकराट सम्राट कौन बना आपका, समुद्रगुप्त बना। अब दोस्तों ऐसी जो कहावत है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता था। इधर आपका बंगाल की खाड़ी, नीचे आपका हिंद महासागर और इधर आपका अरब सागर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की जो बात है समुद्रगुप्त के घोड़े के बारे में कही जाती है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है दोस्तों, और नाम भी इसका समुद्रगुप्त है, तो ये सब रिलेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई इसकी पारिवारिक जो है समुद्रगुप्त के परिवार के बारे में चर्चा की, कैसे इसका जो है प्रशस्ति अभिलेख मिला है। दोस्तों इसका जो एक एरन अभिलेख है वो भी जो है मुख्य है, तो आप उसे भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जो भी श्लोक लिखे हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो चर्चा करते हैं हम समुद्रगुप्त के युद्ध के बारे में करते हैं कि समुद्रगुप्त ने कहाँ का युद्ध लड़े। अब वैसे तो इसके काफ़ी सारे यानी इसके जो है सैकड़ों युद्ध का इतिहास में चर्चा दी गई है और इसने सारे जो है युद्ध जीत भी लिए। और दोस्तों सैकड़ों युद्ध लड़ने का मतलब ये नहीं है कि इसने जो है सिर्फ एक ही नीति लगाई और उससे जो है युद्ध जीत लिए। तो विभिन्न प्रकार की कूटनीतियाँ इस्तेमाल किए हैं। अब सैकड़ों युद्ध अगर कोई लड़ेगा तो वो कैसे लड़ेगा कि विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा जो भी इसका माइंडसेट है या कूटनीतिक नीतियों से जो भी इसने सैकड़ों युद्ध जीते हैं तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। अब दोस्तों समुद्रगुप्त ने जो भी आपके सैकड़ों युद्ध लड़े उसमें से कुछ मुख्य युद्ध हम देखते हैं, जैसे कि हो गया आपके आर्यव्रत के युद्ध। अब आर्यव्रत का प्रथम अभियान, नया नागराजों से युद्ध लड़ा। यह युद्ध कहाँ हुआ आपका, कौशाम्बी में हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति 13-14 में पंक्ति में इसका उल्लेख है। अब प्रयाग प्रशस्ति 13-14 पंक्ति में इसका उल्लेख है। वहाँ पर जो इसने राजाओं को हराया उसके मैं नाम बता देता हूँ आपको, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा। अच्युत को अहिछत्र बरेली शासक, अच्युत को अहिछत्र बरेली शासक। और ठीक है दोस्तों, ये एक राजा था आपका। और नागसेन को पद्मावती ग्वालियर का जो शासक था उसे हराया था।
ठीक है। गणपति नाग विदिशा मथुरा का शासक था, उसे हराया था। और कोतकुलज को पुष्यपुर में जो कन्नौज का शासक था उसे हराया था। ठीक है दोस्तों, तो इन जो राजाओं के हराने की जो जीत है उसी का वर्णन जो मिलता है, यही आर्यव्रत का आपका प्रथम अभियान है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्यव्रत का आपका प्रथम अभियान खत्म हुआ यहाँ पर। अब आते हैं हम दक्षिणापथ के अभियान पर। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में जो आपका अभिलेख जो वर्णन मिलता है आपका दक्षिणापथ के अभियान का समुद्रगुप्त के वर्णन मिलता है। अब 20वीं पंक्ति में दया दिखाकर मुक्त कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो वर्णन मिलता है इसे मोक्षानुग्रह कहा गया है। मोक्षानुग्रह का मतलब क्या है कि दया दिखाकर अपने प्रतिबंधी को मुक्त कर देना, यानी कि जब समुद्रगुप्त जीत जाता था तो ये अब इसने सैकड़ों युद्ध लड़े थे, अब सैकड़ों को मार तो सकता नहीं, तो कुछ को अपने अधीन कर लिया, कुछ को दास्त बना लिया, कुछ को दया दिखाकर मुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दया दिखाकर मुक्त करने का दया दिखाकर जो मुक्त कर देना है इसे कहा गया आपका मोक्षानुग्रह कहा गया। अब पश्चिमी घाट पर कौन थे आपके? वकाटक थे। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट आपको पता होगा ना कि ये आपका गुजरात हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये हो गया आपका पूर्वी घाट। अब यहाँ क्या थे आपके? वकाटक थे आपके। ठीक है दोस्तों, तो अब समुद्रगुप्त जो है यहाँ पर बढ़ रहा था, लेकिन अब वकाटक का जो ऐसा माना जाता है कि वकाटक का जो सैनिक शक्ति थी या जो भी यहाँ पर लड़ते लड़ते समुद्रगुप्त जो है अब यानी कि उसकी जो सेना है वो थक गई थी, तो इसने क्या किया, जाते वक्त तो इसने वन प्रदेश पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, और ये आपका पूर्वी घाट हो गया, और ये सारा आपका पूर्वी घाट जो है समुद्रगुप्त के अधीन आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया आपका मध्य भारत। ठीक है, वन प्रदेश कहाँ था आपका? मध्य प्रदेश में, और ये आपका मगध हो गया। तो ये जो सारा आपका शासन था, फिर इसने जो है धीरे धीरे आपका सीमांत प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। अब पश्चिमी घाट पर क्या थे आपके? वकाटक थे। अब वकाटक का जो परचम ऐसा लग रहा था कि, तो इसने जब यहाँ पर दक्षिणापथ का जो अभियान चल रहा था तो इसने वकाटक को नहीं जीता था। वकाटक को फिर बाद में जो है जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है विवाह द्वारा वकाटक से इनकी जो है मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए थे, और वकाटक का जो क्षेत्र है गुप्त साम्राज्य के अधीन आ गया था। ठीक है दोस्तों, अब दक्षिणापथ के अभियान में ये सारा इसने क्या किया कि समुद्रगुप्त ने ये जो सारा है कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो यही जो कहा गया है आपका दक्षिणापथ का अभियान कहा गया है। अब आर्यव्रत का द्वितीय अभियान, ये तो था आपका आर्यव्रत का प्रथम अभियान जिसमें इन्होंने 9 नागराजाओं को हराया था। अब आर्यव्रत का द्वितीय अभियान 9 नागराजाओं को पराजित किया और गरुड़ चिन्ह का प्रयोग किया। अब क्या हुआ कि प्रथम अभियान में जो 9 नागराजाओं का जो इसने हराया था, ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे क्या होने लगे, जब ये अपने वापस अपने राज्य में चला गया तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, यानी कि अधीनता को नकारने लगे। तो दोबारा जो उन पर समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया उसे कहा गया आपका आर्यव्रत का द्वितीय अभियान। ठीक है दोस्तों, फिर जो है इसने जो भी यहाँ पर नागराजा स्वतंत्र हो रहे थे तो उन्हें वापस अपने अधीन कर लिया और गरुड़ चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, तो समुद्रगुप्त को अगर आप कभी भी फ़ोटो वगैरह में देखोगे तो वहाँ पर गरुड़ चिन्ह की जो मान्यता है वो मुख्य रूप से दी जाती है। अब 8वीं राजा वन प्रदेश की विजय। ठीक है दोस्तों, अब जब यहाँ से दक्षिणापथ के अभियान से वापस जा रहा था तो वन प्रदेश पर जो है समुद्रगुप्त ने जाते जाते कब्जा कर लिया और यहाँ के राजाओं को अपना दास बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ था आपका? गाजीपुर जबलपुर, यानी कि मध्य प्रदेश में
था। अब फिर इसने क्या किया कि सीमांत प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, यानी कि जो भी यहाँ पर आपके सीमांत प्रदेश थे आपके, ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत के या मध्य भारत के, वहाँ पर कब्जा कर लिया। और अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग नीतियाँ लगाई गई, ठीक है दोस्तों। तो एक डायमेंशन आप दिमाग का ये भी ओपन करके सोच लेना कि समुद्रगुप्त ने अब सैकड़ों युद्ध लड़े, तो सैकड़ों युद्ध को विभिन्न प्रकार की नीतियों से जीता। कुछ को मैत्रीपूर्ण संबंध द्वारा जीता, कुछ को कूटनीतिक संबंध द्वारा जीता, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि अगर कोई आदमी अगर मल्टीपल युद्ध लड़ रहा है तो उसने मल्टीपल नीतियाँ भी बनाई होगी, और जिसमें से कि इसकी हार का तो शायद ही मुश्किल रूप से कोई वर्णन मिलता होगा। तो सैकड़ों युद्ध लड़े और सैकड़ों युद्ध जीत जाना, ठीक है दोस्तों, और बहुत लंबे समय तक शासन करना। तो ये जो सारा था समुद्रगुप्त के परचम का, जो सारा था आपका समुद्रगुप्त का परचम था, शासन का परचम था। अब ऐसा एक जिक्र होता है कि सिंहल के शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से गया में लंका भिक्षु के लिए बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी, ठीक है दोस्तों। तो सिंहल के शासक कौन थे? आपके श्रीलंका के शासक थे, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में अगर आप कहेंगे तो वहाँ के जो शासक ने जो है समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध भिक्षुकों के लिए बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, और अनुमति मिल गई थी, और अनुमति के बाद ये बौद्ध विहार बना भी था, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी समुद्रगुप्त के बारे में ये चर्चा, और ये आ गई आपकी युद्ध के बारे में चर्चा, ठीक है दोस्तों। और सिक्कों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्षेत्रफल विस्तार के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब थोड़ा सा अब हम आगे पढ़ते हैं कि विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा, ठीक है दोस्तों। किसे कहा? समुद्रगुप्त को कहा। अब वीणा बजाना, कविराज, शास्त्र, तत्वज्ञ कला, साहित्यिक रुचि। अब दोस्तों कोई अगर शासक वीणा बजाता है या कविराज अपने आप को कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो शिल्प प्रेमी, कला प्रेमी तो होगा ही, ठीक है दोस्तों। अगर कोई राजा कला प्रेमी है तो वो राज्य की जो, और यहाँ से आपकी इसका धर्म के प्रति उदार रवैया, ठीक है दोस्तों, और हिंदू संस्कृति को जो गुप्त वंशों ने बढ़ावा दिया, तो इस प्रकार का जो अगर कोई शासक का जो चरित्र मिलता है, तो इस प्रकार का अगर किसी का चरित्र मिलता है तो जाहिर सी बात है वो एक यशस्वी राजा होगा जिससे प्रजा भी खुश रहेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक अगर हम देखें कि अगर थोड़ा सा सोचे कि इसने सैकड़ों युद्ध लड़े, तो सैकड़ों युद्ध में जो भी इन्होंने अपना राज्य विस्तार किया तो सैनिक सत्ता का तो प्रभाव रहा ही होगा, ठीक है दोस्तों। जो भी इसका भारत में एक राट जो इसने शासन फैलाया था, तो सैनिक सत्ता का प्रभाव तो हम मान सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका कला के प्रति, धर्म के प्रति, तो जनता का उदार रवैया, ठीक है, या राजा का जनता के प्रति उदार रवैया, तो इस प्रकार का जो चरित्र है वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अगर ओवरऑल हम कहें कि अगर राजा के रूप में गणना करें तो समुद्रगुप्त कैसा था? आपका एक यशस्वी और प्रतापी राजा था, ठीक है दोस्तों। अब हरिशेन दरबारी कवि था। वसुबंधु जो मंत्री था इसके दरबार में, वो कौन था? आपका बौद्ध विद्वान था। अब सभा में इतने विद्वानों को बिठाना, ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारा आपके किसी राजा के कार्य मिलते हैं तो ये एक सारे यशस्वी कार्य हैं। अब शासन जो है इसने 30 वर्ष तक किया आपका। कुछ समय के लिए रामगुप्त ने भी बीच में शासन किया, और इसके बाद मुख्य राजा चंद्रगुप्त सेकंड बना, ठीक है दोस्तों। अब ये तो था आपका समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश का जो है, एक हमने श्रीगुप्त पढ़ा, घटोत्कच गुप्त पढ़ा, चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा और समुद्रगुप्त पढ़ा, ठीक है दोस्तों। अभी आपके क्या रह रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय रह रहे हैं, कुमारगुप्त रह रहा है और स्कंदगुप्त रह रहा है, ठीक है दोस्तों, या जो भी आपके अन्य मुख्य राजा रह रहे होंगे। तो ये था आपका गुप्त वंश का पार्ट 1, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे और गुप्त वंश को कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।